यहाँ पर आप जो आइलैंड देख रहे हैं ना, इसका नाम है एम्सलर आइलैंड। और ये हमारे अंटार्कटिका में मिलता है आपको। पामर आर्चिपेलागो है, कई सारे आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा आइलैंड है ना, वैसे तो देखो, आप जब पूरे के पूरे अंटार्कटिका को देखते हो ना, तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ दिखाई देता है। और ये हमारे अर्थ के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका का जो नीचे वाला एरिया है, ये आपका फाकलैंड आइलैंड है। और उससे बस नीचे यहाँ पर आप आ रहे थे तो आपको ये आइलैंड देखने को मिल रहा था। अब आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों आया है? बहुत ही ना चिंता का कारण है एक्चुअल में। मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्टिकल पूरा। ये एक्चुअल में आर्टिकल ये कहता है कि अंटार्कटिका धीरे धीरे ना अब वो ग्रीन होता जा रहा है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो इस चीज़ को। अब यूजुअली तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी एरिया अगर वो ग्रीनर हो रहा है तब तो यार हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम एक ना पूरा का पूरा ये आर्टिकल जिससे लिया गया है ना, हम उस पेपर जो पब्लिश हुआ है उस पेपर को भी एक बार देखते हैं। ये पब्लिश पेपर ना नेचर जियो साइंस में पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर अंटार्कटिक पेनिनसुला की बात की जा रही है। एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लैंडसैट सैटेलाइट जो है ये नासा की सैटेलाइट है। और उनके डेटा को ऑब्जर्व करते हुए हम ये देख पा रहे हैं कि यूजुअली यहाँ पर ना मॉसेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। मॉसेस क्या है वैसे आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा था, ये वाला हिस्सा, ये सारे के सारे मॉसेस ही हैं, है ना। अब ये मॉसेस जब ये ग्रो कर रहे हैं ना वहाँ पर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमारे इस पूरे एरिया में। हालांकि ये एरिया अगर आप लोग देखोगे तो इतना बड़ा अभी के लिए नहीं है, लेकिन जिस रेट से ये बढ़ रहा है ना वो बहुत चिंता का कारण है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1986 में ये सिर्फ और सिर्फ 0.863 किलोमीटर स्क्वायर पर मिलता था हमें, लेकिन 2021 तक आते आते आप देख रहे हो 11.947 स्क्वायर किलोमीटर पर मिल रहा है ये। मतलब कि ये काफ़ी बड़ा एरिया धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब इससे ना हम लोग अभी तक जब भी अंटार्कटिका को पढ़ते थे, ये पूरा पेपर मैंने पढ़ा अच्छे से, इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है उसको मैं थोड़ा समराइज करके आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोग के साथ ना इशू ये था कि पिछले हम लोग बोल सकते हैं 1960 से या फिर 1950 से जब भी हम लोग अंटार्कटिका को पढ़ते थे तो हम लोग के दिमाग में बस एक ही बात आती थी कि यार इसका बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगा, हमारा सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। लेकिन इसके बियॉन्ड हम लोगों ने ना कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और ना ही बहुत ज़्यादा कभी पढ़ने की कोशिश की। जबकि सिचुएशन जो है वो दूसरे साइड से भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अब ये बुरी सिचुएशन है क्या? आप लोग का दिमाग इस तरीके से तो चल ही रहा होगा कि सर ये ग्रीनरी जो बन रहा है इससे इतनी प्रॉब्लम भी क्या ही हो रही है। अच्छी बात है ना, पेड़ पौधे उगेंगे, मज़ा ही आ जाएगा, वहाँ भी देखने में सुनने में बढ़िया लगेगा। ऐसा नहीं है। अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के यूपर बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि उसी पर्टिकुलर क्लाइमेट जोन में डिपेंडेंट है। उन्होंने अपने आप को हैबिचुअल बना लिया है, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में उन्होंने अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लिया है। अब जैसे ही ये चेंज होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी ये अंटार्कटिका वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल नहीं देखा जाता। सॉइल नहीं देखा जाता तो ये यहाँ के हिसाब से अच्छी चीज़ है ना, ये बुरी चीज़ नहीं है। जब मॉसेस आएगा, मॉसेस एक प्रकार के आप प्लांट स्पीशीज से रिलेट करके देख सकते हो। ये प्लांट स्पीशीज जब भी मरेगा ये डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होके ये किसी न किसी तरीके से सॉइल बनाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अंटार्कटिका का वो एरिया जो आज तक बिल्कुल ही आइसोलेटेड हुआ करता था, जहाँ पर कोई भी प्लांटेशन या फिर वेजिटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, धीरे धीरे अब कई सारे इन्वेजिव स्पीशीज़ वहाँ पर आने लगेंगे। और ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं यही सारा का सारा बड़ा पंगा क्रिएट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे है सर? देखो, अभी तक जो भी यहाँ के मान लो फिशेस हैं या फिर पेंगुइन्स हैं, पोलर बियर, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। और ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम आर्कटिक ओशन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो न्यूज़ ये काफ़ी ब्रॉड है और ये ऐसा पहली बार नहीं आया है। ये सारे के सारे जब इन्वेजिव स्पीशीज़ के साथ दिखने लगेंगे ना, तो यहाँ के जो लोकल हैबिटेट है या फिर लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल लॉस में चली जाएगी। और इसके थ्रू और भी बहुत सारे क्लाइमेट इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इसको आप अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को ध्यान में रखते हुए देखें तो कॉज एंड इफेक्ट में ये पूरा का पूरा जो इसका आप बोल सकते हो कि जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज।
और स्पीडी क्लाइमेट चेंज। वैसे ये पेपर देखो ना, ये बहुत नया नहीं है, ये तो मतलब काफ़ी पुराना है, लेकिन रिसीव उस टाइम हुआ था, एक्सेप्ट किया गया अभी हाल फिलहाल में, और इसको ऑनलाइन पब्लिश किया गया अभी बहुत ही रिसेंट में, इसीलिए ये इतने चर्चे में है अभी के लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जो ये पेस है, जो ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग मॉसेस है, ये इसका पेस हाल फिलहाल में ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कि अगर हम लोग 2016 से लेके 2021 तक की स्टडी को अगर देखें तो इसकी स्पीड जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले अगर 2021 से पहले पहले की बात हो रही थी, लगभग पिछले 50 साल 60 साल ऐसा कुछ आप अगर काउंट करोगे, तो वहाँ पर जो इसकी रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड थी वो 0.3 किलोमीटर स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन अब ये 0.42 के स्पीड से बढ़ रहा है, 0.42। अब आप सुनने में बोलोगे कि सर ये कितना ही बढ़ा है, इतना तो कुछ बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट है ये जो स्पीड जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं एक्चुअल में, और ये बिल्कुल पहला आर्टिकल ऐसा नहीं है, पहले भी अंटार्कटिका में ऐसे चेंजेस को लेके कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है आपके सी आइस से रिलेटेड। सी आइस क्या है, यहाँ पर देखना आप, अगर आप इस पूरे रीजन को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ना इसके अगल बगल में इन सब रीजन्स में ऐसे बहुत सारे एरियाज दिखेंगे जो कि जम जाते थे, होते तो वाटर ही थे, होते तो सी ही थे, लेकिन वो आइस में कन्वर्ट हो जाते थे। और इन सभी चीज़ों से हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत अच्छा होता था। आपको पता है कि जब वाइट सरफेस होता है ना, तो वाइट सरफेस का हमारा अल्बीडो बहुत बढ़िया होता है। जब अल्बीडो बढ़िया होता है तो ये जितनी भी सोलर रेडिएशंस रिसीव करता है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मतलब कि हमारा जो पूरा का पूरा थर्मल टेम्परेचर है अर्थ का, या फिर जिसको हम लोग हीट बजट का नाम देते हैं, उसमें अंटार्कटिका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बट अब इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। इसी आर्टिकल में अगर हम और आगे बढ़ते हैं ना, तो ये बताया जाता है कि यार नेटिव स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज या इनवेजिव स्पीशीज जिसको हम बुला रहे हैं, उनका खतरा ये है ना कि वो एक तो यहाँ के एग्जिस्टिंग स्पीशीज को तो हार्म पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, साथ ही साथ रेट ऑफ मॉस ग्रोथ जो है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर का जो भी देख रहे थे, उससे होगा ये कि धीरे धीरे ना यहाँ पर सॉइल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये सॉइल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत का काम है। सॉइल डेवलप होने से और ज़्यादा इन्वेजिव स्पीसीज आएंगे जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच रहे थे। इससे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें तो गायब ही हो जाएंगी एक तरीके से। एट द सेम टाइम जो अभी हम लोग अल्बीडो की बात कर रहे हैं वो नाश हो जाएगा यार। अभी देखो क्या है कि ये वाइट कलर का सरफेस है, बहुत ही ज़्यादा हाई अल्बीडो पर चलता है, बट जैसे ही ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर से ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा, ब्राउन कलर मतलब सॉइल का कलर जो भी होगा, इन सब चीज़ों से ना ये डार्क साइड पर चला जाएगा। डार्क साइड मतलब कि थोड़ा इसका कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा, तो जो इसका अल्बीडो ज़्यादा था, हीट बजट मेंटेन करता था, वो सब कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी ग्रीन एल्गी धीरे धीरे ब्लूम हो रहा है तो हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे यही ग्रीन एल्गी या फिर यही धीरे धीरे मॉसेस आगे चल के ट्रीज में बदल जाते हैं। और ये मतलब कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले साउथ पोल पर हम लोग को काफ़ी अच्छे मात्रा में ट्रीज मिला करते थे, लेकिन उस टाइम पर जो CO2 का लेवल था वो आज के लेवल से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बराबर था। मतलब साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जितना CO2 का लेवल अभी है ना, उतना ही लेवल उस टाइम पर था, और साउथ पोल पर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी था। यहाँ पर देखो आप, इस आर्टिकल में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रैप्ड ट्रीज के पार्ट्स वहाँ पर अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ना आप कई सारी चीज़ों को देख सकते हो कि CO2 जो है उसके बेसिस पर और भी जितना टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये धीरे धीरे हमारे अर्थ को क्या कर रहे हैं, गर्म बनाते जा रहे हैं। मतलब कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इन सभी से जो हमारा पहले का प्रॉब्लम था, जिसको हम लोग बोलते थे कि सी लेवल राइज तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा जब भी ये अंटार्कटिका का आइस शीट जो है ये मेल्ट होगा। अब इसका आप एक अनुमान लगा सकते हो ना एक और चीज़ से, जैसे कि अब आप समझो कि जिस हिसाब से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न कर रहे हैं, CO2 एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली हम लोग तेज़ी से डालते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ओशन का लेवल है ना, सी लेवल है, वो लगभग 20 मीटर ऊपर चला जाएगा। 20 मीटर यार बहुत होता है। अब इन सभी के प्राइमरी डैमेजेस को अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका के अब यहाँ पर आपको ना हेयरी ग्रासेस धीरे धीरे कुछ रीजन्स में वो भी विजिबल होना स्टार्ट हो गए। अब ये सारा इवोल्यूशन का ही प्रोसेस चल रहा है ना। तो आप अंटार्कटिका को सिर्फ और सिर्फ सी लेवल पर मत देखो, आप इसको ना बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से भी देखो, आप इसको इवोल्यूशनरी प्रोसेस के हिसाब से भी देखो, और इम्पैक्ट देखो कैसा चेंज हो रहा है। जो हम लोग गोल्फ के फील्ड में ये वाला ग्रास देखते हैं ना, इसका नाम है पोआ अनुआ। हालांकि इसका नाम आपको याद नहीं करना है,
लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ऐसी ग्रासेस जो गोल्फ वाली ग्रासेस होती है ना, वो मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर देखो, सिग्नी आइलैंड है। सिग्नी आइलैंड पर आपको ऐसे ही ग्रासेस देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे अंटार्कटिका का जो जोन है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के आगे जब आप बढ़ते हो, 60 to 90 डिग्री साउथ पोल पर जब आप जाते हो, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं। बट दीज ऑल थिंग्स आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अंटार्कटिका। आप बहुत बार इसको ग्रीनलैंड तक भी देख सकते हो। ग्रीनलैंड का जो आइस कैप है वो काफ़ी हद तक अब तो मेल्ट हो चुका है, और आगे संभावनाएं हैं कि बहुत ही जल्द जो आइस कैप्स हम लोग देखा करते थे ग्रीनलैंड पर, अब वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसकी वजह से टेम्परेचर राइज वहाँ पर देखा जा रहा है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो पहले की तुलना में अब वहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है, मतलब कि 18 डिग्री सेल्सियस तापमान आगे बढ़ चुका है जितना भी पहले हुआ करता था। यहाँ पर ना एक आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, इसको सुन के आप बिल्कुल दंग रह जाओगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ये। इन्होंने बोला ना कि देखो, जो ये ग्रीनलैंड के ऊपर ये आइसेस वगैरह हम लोग देख रहे हैं, ये ऑलरेडी पिघलता हुआ अभी तक सी लेवल को ये 28 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर चुका है। कभी कभी ये भी मानना होता है कि शायद ये 200 सेंटीमीटर भी इंक्रीज कर चुका है। इसकी स्पीड अगर आप देखोगे ना, बहुत भयानक है। कितनी भयानक है पता है? पिछले 12,000 सालों में अब की स्पीड सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और ये स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 1 मीट्रिक टन ऑफ आइस पर मिनट। ये 1 मीट्रिक टन ऑफ आइस पर मिनट की स्पीड से पिघल रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जल्द ही ग्रीनलैंड पर पूरा का पूरा जो आइस हम लोग देख रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। और जब एक बार ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, तो अभी जो हम लोग 1 मीटर या 2 मीटर बोल रहे हैं ना, इसके चलते पूरा का पूरा 6 मीटर का राइज दिखेगा। 6 मीटर बहुत होता है, अगर आप देखोगे तो ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है ना। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इतना सी लेवल राइज होना अपने आप में काफ़ी डिजास्टर्स सिचुएशन बताता है। सिमिलरली अभी कुछ साल पहले एक और आर्टिकल हमारे पास आया था, जिसमें ये बताया गया कि भाई साहब, अब जो आर्कटिक ओशन आप देख रहे हो ना, ये आर्कटिक ओशन में पहली बार बारिश हुई है, रेनफॉल हुआ है वहाँ पे। अभी तक तो स्नो वगैरह से कवर होता था, वहाँ बारिश कैसे हो सकता है? क्योंकि वहाँ का भी टेम्परेचर राइज होता हुआ दिख रहा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर होल ग्लोब। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ आइस मेल्ट और सी लेवल इंक्रीज से ही अब आप इस आर्टिकल को मत देखना। हमेशा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी आप इस पूरे क्लाइमेट चेंज को एक बार जरूर से इवैल्यूएट करके देखना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर। हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और क्या स्टेप्स और मेजर्स ले सकते हैं।